तो नमस्कार, मैं स्मिता एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ हिमालयन हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट और सेकेंड पेपर। जो भी आपका है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं प्रयास करूंगी कि मैं आपका सब्जेक्ट लेकर आऊँ यहाँ पे। लेकिन पेपर फर्स्ट जो है आप लोगों के द्वारा जो है पसंद किया जा रहा है कि मैं जो पढ़ा रही हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो उसके लिए थैंक यू कि मेरा पढ़ाना और मेरी जो क्लासेस हैं वो आपको समझ में आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही जो टेलीग्राम पे साथी जुड़ रहे हैं, तो जिस सब्जेक्ट से अधिक विद्यार्थी जुड़ रहे हैं उनका मैं सब्जेक्ट लेकर आ रही हूँ। तो जियोग्राफी का क्लास मैंने शेयर कर दिया है। अभी आज मैं पॉलिटिकल साइंस की क्लास बनाने जा रही हूँ और साथ ही जल्दी मैं हिस्ट्री की क्लास लेकर आऊँगी। और आप भी अपना जो सब्जेक्ट है बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे क्लास लेकर आऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथियों, जनवरी एग्जाम के लिए 20 तारीख से हमारी स्पेशल क्लास सुपर फास्ट क्लास स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम पेपर फर्स्ट को पढ़ेंगे, पूरा सिलेबस कवर करेंगे। डेली 2 से 3 क्लासेस होंगी, लाइव हमारी प्राइवेट क्लासेस होंगी और साथ ही आपको पेपर सेकंड के लिए गाइड किया जाएगा। तो यदि आप उस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं कि आप हमारे साथ पढ़कर अपने पेपर फर्स्ट को अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो लास्ट टाइम में आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। हमारा नंबर यहाँ स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। नंबर हमारा है, आप नोट कर सकते हैं, 7355281416। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। फीस मैंने बहुत कम रखी है साथियों। जिस तरीके से मेहनत करेंगे ना, उस लेवल से, जिस तरीके से जिस लेवल की मैं तैयारी कराने वाली हूँ उस लेवल की फीस मैंने बहुत कम रखी है। अगर आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए, आप खुद पढ़ सकते हैं, तो फ्री पीडीएफ तो हमारी टेलीग्राम पे बहुत सारी हैं। केवीएस मदान की भी है और यूथ कंपटीशन की भी है और मेरे नोट्स के भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। बट जो लोग मेरे साथ क्लास करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, वो लोग हमारे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे प्राइवेट क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए स्पेशल है। जो पेपर फर्स्ट में थोड़ा सा कमजोर है, उनको लगता है कि पेपर फर्स्ट की वजह से ही उनका एग्जाम रुक रहा है, तो ये क्लास उन साथियों के लिए है। लास्ट टाइम में अच्छे से रिवीजन करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जिससे हम एग्जाम को क्वालिफाई कर लें। ठीक है। तो चलिए अब जो है हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, मैंने जो ये क्वेश्चन लिए हैं 2023 का क्वेश्चन पेपर मुझे मिला है, ये जो पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है। तो जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ये पेपर फर्स्ट का भी है, यहाँ पे पेपर फर्स्ट भी आप देख सकते हैं। जैसे पेपर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन देखिए, ये पॉलिटिकल साइंस में जो पेपर फर्स्ट था उसका है। स्वयं जो है, स्वयं के बारे में पढ़ा होगा, तो पहला तो टॉपिक स्वयं के बारे में पूरा रिवीजन कर लो, शॉर्ट नोट्स बना लो, क्या पता क्या पूछा जाए। स्वयं जो है, हेतु सर्वोत्तम गुणवत्ता परक विषय वस्तु के निर्माण के लिए राष्ट्रीय संयोजक निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो सबसे पहले तो AICTE है, इग्नू भी है, UGC भी है, CEC है। जिसमें A है उसको हटा दो। ठीक है। अब बचा है BCDE। B ऑप्शन सही जवाब होगा, आप इनको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है। और तो कोई क्वेश्चन नहीं निकल गया। चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, टीचिंग से है क्वेश्चन। ठीक है। शिक्षक का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। शिक्षक का उद्देश्य कौन सा नहीं है। बेहतर चिंतक बनने के लिए विद्यार्थी की सहायता करना, समस्या समाधान अभिक्षमता के विकास को सुकर बनाना, सख्त शिक्षण योजना का अनुपालन करना, अपने अवबोध को यथार्थ से समायोजित करने, आंतरिक एवं बाह्य अनुभवों के मध्य सामंजस्य बनाने के लिए अधिगमकर्ताओं की सहायता करना। मतलब उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है, उसके द्वारा, उसके एक्सपीरियंस से जो है समस्याओं का समाधान करना, उसको सिखाना कि कैसे आप समाधान कर सकते हैं। तो ये तो है, ये भी है विकास को सुकर बनाना, विद्यार्थियों की सहायता करना। लेकिन सख्त शिक्षण योजना का अनुपालन नहीं होगा, तो हमारा सही जवाब थर्ड ऑप्शन। टीचिंग करना, थोड़ा सा रिवीजन करना होगा आपको, बहुत अच्छे से हो जाएगा आपका। चलिए मैं पेपर फर्स्ट की तो मैं अलग से क्लास ला रही हूँ।
ठीक है, तो आप उसको देखते रहिए। अभी मैंने पैराग्राफ जो है शेयर किया है, जिनको भी पैराग्राफ सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है तो वो लोग उस क्लास को देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में पूछा गया है कम्युनिकेशन में, किसी विशिष्ट समयावधि में किसी चैनल के माध्यम से भेजी गई अधिकतम सूचना किसको प्रतिबिंबित करती है? अधिकतम सूचना, तो मेरी क्षमता है कि मैं 1 घंटे क्लास कर सकती हूँ, मेरी क्षमता है कि मैं डेली 1-1 घंटे की क्लास करा सकती हूँ। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती कि अधिकतम सूचना किसको प्रतिबिंबित करती है? तो ये चैनल की क्षमता है। ठीक है, चैनल की क्षमता है कि किसी विशिष्ट समयावधि में, ठीक है, किसी चैनल के, कुछ लोग पूछते हैं कि मैम इतने दिन में हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा पेपर फर्स्ट का। अपनी क्षमता को पहचानो कि इस समयावधि में आप कितना पढ़ सकते हो, राइट। मुझे मालूम है कि मैं डेली क्लास करा सकती हूँ मॉर्निंग में, फिर हमारी शाम में 2 क्लास हो जाएगी। ठीक है, चलो आधा 1 घंटा पूरा नहीं होगा, लेकिन हमारा एक टारगेट रहेगा कि इतना टॉपिक हमें रिवीजन करना ही करना है, और उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। फिर आपको बता दिया जाएगा कि आपका सब्जेक्ट जो है उसको आप कितना टाइम दें। ठीक है, तो ये जो ट्रिक्स होते हैं ना, उनको फॉलो करना पड़ता है सक्सेस के लिए, तब सक्सेस मिलती है। नहीं तो लाखों लोग, 10 लाख लोग फॉर्म भरे होंगे, ठीक है, और क्वालिफाई कितने लोग करेंगे? लगभग 55,000। ठीक है, लगभग 55,000। समझ सकते हो कि कम से कम 10 से 11 लाख लोग फॉर्म भरेंगे और 55,000 लोग क्वालिफाई करेंगे। तो ये जो स्ट्रेटजी होती है ना लास्ट टाइम की, या जो पहले से पढ़ा है तो उसको कैसे रिवीजन करना है, ये सारी चीजें। ठीक है, चलिए हम चलते हैं पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर की तरफ। जो भी साथी पॉलिटिकल साइंस के हैं, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। हमारा छोटा सा प्रयास है आपकी सफलता के लिए, ठीक है, आपकी सफलता के लिए, कि अपने विद्यार्थी, अपने साथियों की हेल्प की जाए इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि ये चैनल इसी उद्देश्य से बनाया ही गया है, इस पर्पज से बनाया ही गया है कि स्टडी जो हायर एजुकेशन है उसको आगे ले जाकर। ये वाला पैराग्राफ कल मैंने सॉल्व कराया था, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे आप लोगों ने। ठीक है, तो बस ऐसे ही पैराग्राफ की आज भी मैं क्लास लेकर आऊंगी रात्रि में, और कम से कम 10 पैराग्राफ मैं अभी आपको करा देने वाली हूँ यहाँ फ्री में। ठीक है, क्लासेस के माध्यम से। तो बस आप लोग क्लास को देखते रहिए, फ्री में भी बहुत सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा पॉलिटिकल साइंस का पेपर। ठीक है, और मैं हिंदी मीडियम का ही पढ़ूंगी क्योंकि बहुत टाइम है नहीं अभी, मुझे जो है लाइव करना है। ठीक है, अपने साथियों के लिए, तो लाइव क्लास भी करनी है। प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। और एक चीज और, इस समय आपको अधिक से अधिक PYMCQ सॉल्व करने हैं, पेपर फर्स्ट के भी और सेकेंड पेपर के भी। सबसे लास्ट तरीका, सबसे बेहतर तरीका यही है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा नॉजिक के अधिकारिता सिद्धांत का एक सिद्धांत नहीं है? अधिकारिता सिद्धांत का एक सिद्धांत नहीं है नॉजिक। नॉजिक पढ़ा है आप लोगों ने? नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जिनका पॉलिटिकल साइंस है उनको पता होगा। तो इसमें जो नहीं है पूछा गया है 3rd ऑप्शन। बाकी आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है। अंतिम अधिग्रहण का सिद्धांत इस बात का विवरण कि लोग कैसे वस्तुओं को अंततः स्वामी बनते हैं, जिन्हें एक अनुसार हस्तांतरित किया गया है। ये गलत है। हस्तांतरण का सिद्धांत जो भी न्याय संगत ढंग से प्राप्त किया गया है, मुक्त रूप से हस्तांतरित किया जा सकता है। न्याय संगत आरंभिक अधिग्रहण का सिद्धांत इस बात का विवरण कि लोग आरंभ कैसे वस्तुओं का स्वामित्व रखते हैं जिसके अनुसार हस्तांतरित किया जा सकता है। और अन्याय के सुधार का सिद्धांत उन धारिताओं से कैसे निपटना यदि वे अन्यायपूर्ण ढंग से अधिग्रहित या हस्तांतरित की गई हैं। ये सब सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दार्शनिक अराजकता का मुख्य तर्क है। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ूंगी, आंसर बताऊंगी, रिवीजन करना है मैं। ठीक है, मैं डिटेल से नहीं पढ़ा रही हूं, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगी कि दार्शनिक अराजकतावाद का मुख्य तर्क क्या है कि किसी राष्ट्र के पास वास्तव में प्राधिकार नहीं है। ठीक है, प्राधिकार नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियन टाइगर अर्थव्यवस्थाओं के अंतर्गत नहीं आता है? तो यहाँ पे हमारा सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा वर्मा।
जो एशियन टाइगर अर्थव्यवस्थाओं के अंतर्गत आते हैं वो हैं दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, हांगकांग। साथियों, अगला प्रश्न हमारा है, ऑरिस्टल ने इस आधार पर लोकप्रिय शासन की आलोचना की थी कि कुछ लोगों के पास ही संपत्ति होने से जनता में रोष व्याप्त होगा और वह आसानी से निम्नलिखित के प्रभाव में आ जाएगी। तो हमारा सही जवाब होगा जनोत्तेजक। जनोत्तेजक। आप लोग देख सकते हैं कि आपकी परीक्षा में पॉलिटिकल साइंस में अभी 2023 में ऐसे प्रश्न पूछे गए। अगर आपने नहीं सॉल्व किया है पेपर तो आप सॉल्व कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा जॉन रॉल्स से संबंधित नहीं है? तो सही जवाब होगा क्लास इन इटसेल्फ, जस्टिस एज फेयरनेस, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, वेल ऑफ इग्नोरेंस, ये हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक नारीवादी सिद्धांत से जुड़ा नहीं है? तो सही जवाब होगा मार्था नुसबॉम। सॉरी 69 नंबर प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विचारक नारीवादी सिद्धांत से जुड़ा नहीं है? तो सुजान सोनटेक नहीं है, बाकी हैं नारीवादी सिद्धांत से जुड़े हुए। अगला प्रश्न हमारा है, वीकू पारेख के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विषय नहीं है जिसमें भारतीय राजनीतिक विचारकों द्वारा सामान्यतः अनदेखा किया गया है? तो राजनीतिक अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा विषय महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच वाद विवाद का विषय नहीं था? तो सही जवाब हमारा हो जाएगा औपनिवेशिक शासन के से स्वतंत्रता, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कबीर को मुक्ति दूत कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा विचारक समन्वयवाद से संबंधित है? तो सही जवाब हमारा होगा, यहाँ पे प्रश्न नंबर है हमारा 73, कौन सा विचारक समन्वयवाद से संबंधित था? तो सही हो जाएगा कबीर। कबीर जो थे समन्वयवादी थे। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक सुधार के भाग के रूप में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की थी? तो ईवी रामास्वामी नाइकर। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, मनु के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कूटनीति और राष्ट्रनीति का आधार नहीं है? तो यहां पे सही जवाब होगा अनुबंध। ठीक है, इंग्लिश का भी क्वेश्चन देख सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगला प्रश्न 76, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जोसेफ सुम्पीटर। अगला प्रश्न, वह सिद्धांत जो यह तर्क प्रस्तुत करता है कि देशों का जैसे जैसे आर्थिक विकास होता है वैसे वैसे ही उनके लोकतांत्रिक बनने एवं लोकतांत्रिक बने रहने दोनों की संभावना अधिक होती जाती है, जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 ऑप्शन, आधुनिक उत्कृष्ट सिद्धांत। बहुत सारे साथी पूछ रहे हैं कि मैम क्या आपका कोई ऐप है? तो भाई अभी ऐप नहीं है, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ऐप भी हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को शेयर करके सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और सपोर्ट करिए। अगर कहीं पे आपको कोई कमी दिख रही है तो उसके लिए बताइए और जो है सपोर्ट करते रहिए। अगला प्रश्न हमारा, वह प्रक्रिया जिसमें तानाशाही शासन करने वाले अभिजात वर्ग उदारवादी सुधारों का प्रारंभ करता है जिससे लोकतांत्रिक बदलाव होते हैं, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अधोगामी लोकतांत्रिक बदलाव। ठीक है,
अगला प्रश्न, मध्य एशियाई तजाकिस्तान गणराज्य में विद्यमान राजनीतिक शासन प्रणाली किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? तो असैनिक तानाशाही में आती है। इस क्लास को मैं बना रही हूं तो जितने भी पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं अधिक से अधिक इस क्लास को शेयर करिएगा, ठीक है। किस घटना के कारण, ऐसा नहीं है देखिए सब करिए भला तो हो भला, ये मत सोचिएगा कि नहीं भैया हम नहीं शेयर करेंगे, कंपटीशन बढ़ जाएगा। कंपटीशन बढ़ता है तभी तो अच्छा लगता है। अच्छी सोच रखोगे, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ोगे तो आप भी आगे बढ़ोगे हमेशा, ठीक है। तो हमेशा ये सोचो कि हम कितने लोगों की मदद कर सकते हैं। ईश्वर आपकी मदद करेगा, और जब आपकी ईश्वर मदद करेगा तो छप्पर फाड़ के करेगा। किस घटना के कारण जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अपनी विदेश नीति को वैश्विक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किए जाने और हस्तक्षेपवाद की नीति में बदला? तो इसका सही जवाब क्या होगा? किस घटना के कारण जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अपनी विदेश नीति को वैश्विक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किए जाने और हस्तक्षेपवाद की नीति में बदला? तो जो विद्यार्थी पॉलिटिकल साइंस से हैं आंसर बताइए भाई। सही जवाब होगा 11 सितंबर, ठीक है, 11 सितंबर। अगला प्रश्न, आधुनिक राज्य व्यवस्था की वास्तविक शुरुआत किस अंत के बाद हुई? तो 30 वर्षीय युद्ध के बाद। 30 वर्षीय युद्ध हुआ। हम लोग 1 से 2 साल तैयारी करते हैं ना, कितना बड़ा युद्ध हो जाते हैं, सब पूछने लगते हैं, सब जो है नातेदार रिश्तेदार है ना। निम्नलिखित में से किसने शक्ति का संतुलन शब्द के 8 अलग अलग अर्थ बताए? तो साथियों आप भी मेरी तरह नेट तो बहुत जल्दी कर सकते हैं, बस आप हमें फॉलो करिए। मैं आपको जो ट्रिक बता रही हूँ मेरी तरह आप भी बहुत कम टाइम में नेट क्वालिफाई कर सकते हैं जो नेट नहीं कर पा रहे हैं। शक्ति का संतुलन, अर्नेस्ट वी हॉस। किसने कहा था कि राजमर्मज्ञ शक्ति के रूप में, वाकई में हिंदी कठिन है, शक्ति के रूप में परिभाषित हित की दृष्टि से चिंतन और कार्रवाई करते हैं? हेरोल्ड निकोलसन? नो। 83 नंबर प्रश्न है ना, हाँ इसका होगा। किसने कहा था कि राजमर्मज्ञ शक्ति के रूप में परिभाषित हित की दृष्टि से चिंतन और कार्रवाई करते हैं? मोर्गेनथा ने कहा था। कितना टफ है पॉलिटिकल साइंस भी, हिंदी तो है ही टफ। निम्नलिखित में से किन 2 देशों की नौसेनाएं मलक्का जलडमरू मध्य में संयुक्त रूप से गश्त लगाती हैं? तो सही जवाब आपका हो जाएगा भारत और यूनाइटेड स्टेट्स। ये तो मुझे लगता है जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है ना। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन के तौर पर जाना जाता है, किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2009 में, ठीक है। 86 नंबर प्रश्न है हमारा। प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ने किस वर्ष चीन की यात्रा की थी? तो 2008 में। भारत ने किस देश के साथ शांति और समृद्धि के लिए रणनीतिक और सहयोगात्मक भागीदारी विकसित करके स्थायी शांति और साझा इस समृद्धि वाले समरसतापूर्ण विश्व के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? तुम्हारा सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा चीन के साथ, ठीक है, चीन के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रमुख तत्व नहीं है? तो हमारा सही जवाब होगा विघ्नकरण, फिलिबस्टरिंग। यह किसने कहा था कि धर्म मनु की राजव्यवस्था का वास्तविक मानदंड है? सत्यमित्र दुबे ने कहा था।
किस संशोधन ने 1967 में गोलकनाथ के मामले में दिए गए निर्णय का अधिक्रमण किया था? 24वां संशोधन। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? बताइए। बाजार और मेला, दिवाला और शोधन अक्षमता, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण, आर्थिक और सामाजिक योजना, ये सम्मिलित हैं। और शिक्षा भी आती है समवर्ती सूचना में, मतलब सूची में, समवर्ती सूची में। अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित किस अवसर पर वंचित वर्गों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए साथियों, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। संविधान सभा को सलाह देने हेतु बनाया गया प्रांतीय भाषाई आयोग किस नाम से लोकप्रिय था? दर आयोग। ठीक है, दर आयोग। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सभी को पता होगा, ज्योतिबा फूले ने, राइट। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानमंडल को ऐसे विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपलब्ध करने की क्षमता प्राप्त होती है? तो सही जवाब हमारा क्या होगा? अनुच्छेद 328। ठीक है, क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि आप किसी अन्य सब्जेक्ट से देख रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि आपका क्या सब्जेक्ट है। निम्नलिखित में से किसने रचनात्मक द्वंद्व का अभिनव विचार प्रतिपादित किया था? तो सही जवाब होगा मैरी पार्कर फोलेट। निम्नलिखित में से किसने संगठनों में सप्ताह में 40 घंटे कार्य समय एवं गति अध्ययनों मात्रानुपाती दर व्यवस्था के साथ साथ दिन के उचित कार्य के लिए दिन का उचित वेतन की अवधारणाओं का प्रारंभ किया था? तो ये हैं फ्रेडरिक टेलर। ठीक है, टेलर। अगला प्रश्न हमारा है, 1887 में पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में प्रकाशित शोध पत्र द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का लेखक कौन था? तो थे वुडरो विल्सन। आप लोगों की तो समझ में आ ही रहा होगा कि जो है आप लोग पढ़े होंगे, और अगर पहली बार तैयारी करने जा रहे हैं तो आप देख सकते हो। मैनेजमेंट टास्क्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज प्रैक्टिसेज नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो है पीटर ड्रकर। मजदूर किसान शक्ति संगठन ने भारत में किस आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो सही जवाब होगा जन सुनवाई के लिए। यूके में किसी राष्ट्रीय कार्यक्रम में सिटीजन चार्टर किस वर्ष शामिल और कार्यान्वित किया गया था? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 1993 में। तो साथियों, इस क्लास को हम इतना ही रखेंगे। अगर आपको इसकी अगली क्लास भी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, बस मैंने ये आप सभी को बताने के लिए क्लास बनाई है कि आपके प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत लंबी क्लास नहीं बना पाऊंगी अभी। ठीक है, तो मैंने ये क्लास बना दी है, या फिर मैं कुछ क्वेश्चन और करवा देती हूँ। अच्छा, और अगले नेक्स्ट पार्ट के लिए, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन है ना, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं अगला पार्ट इसका बना दूंगी। निम्नलिखित में से कौन सा प्राक्कलन समिति का कार्य नहीं है? प्राक्कलन समिति का कार्य नहीं है, क्या कार्य नहीं है? नोट डाउन कर सकते हो। सीएजी की रिपोर्ट की इस दृष्टिकोण से जांच करना कि संसद द्वारा स्वीकृत धन का संबंधित अधिकरण द्वारा उपयोग किया गया है, ये कार्य प्राक्कलन समिति का नहीं है। बाकी यहाँ पे तीनों ऑप्शन प्राक्कलन समिति से संबंधित हैं। लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति की संरचना की निम्नलिखित में से कौन सी सही विशेषता है? तो हो जाएगी लोक लेखा समिति अनुपालित
अनुपातिक प्रतिनिधित्व और सकल संक्रमणीय मत प्रणाली के सिद्धांत के अनुसार वार्षिक रूप से निर्वाचित निकाय है? बहुत ही बड़ा प्रश्न आ गया है यहाँ पे। तो साथियों, इस क्लास को मैं यहीं पर एंड करूंगी और आप लोग बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, और इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दूंगी। अगर आप इसका अगला पार्ट जो है, बाकी क्वेश्चन जो सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, 25 मिनट की क्लास बन गई, क्योंकि बाद में अपलोड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ओके बाय। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। पेपर फर्स्ट के लिए अगर आपको क्लास ज्वाइन करनी है तो आप 20 दिसंबर को जो हमारी क्लास स्टार्ट होने जा रही है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके बाय।